आज से मैं आपकी प्रोज शुरू कर रहा हूं। आपकी प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल द बास्केट, विलियम सी डगलस साहब ने इसको लिखा है। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की थी। वो पंडित नेहरू के अच्छे मित्रों में से थे। ये जो जर्नी है, जो आपके सामने एक यात्रा वृत्तांत है जिसे जर्नी कहते हैं, ये जर्नी कई तरीकों से अनूठी है, शानदार, बेहतरीन है। ये कई स्थितियों पर फोकस करती है। चैप्टर में जहां जहां जिस तरह की स्थिति आएगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। इस चैप्टर का जो स्टार्ट है वो विलियम सी डगलस की जर्नी के उस हिस्से का वर्णन है जब वो हिमालय के एरियाज के दर्शनों के लिए उसको देखने के लिए जा रहे थे। वहां से इस चैप्टर की शुरुआत होगी। लेकिन जो टाइटल है अ गर्ल विद द बास्केट, इस टाइटल का सीधा संबंध यहां से नहीं है। उनकी इस जर्नी के बीच में ही एक स्टेशन पर उनकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है। इस प्रसंग को मैं आगे आपके लिए स्पष्ट करूंगा। लेकिन तमाम जगहों पर इस चैप्टर में अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग ढंग से फोकस की गई हैं और उन्हें वहां पर हम उस रूप में देखते हैं। इसीलिए विलियम सी डगलस की इस जर्नी को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जर्नीज माना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर को कैसे लिखा है। I had left न्यू दिल्ली for the Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। I was going as far as बरेली by train. मैं ट्रेन से बरेली तक गया एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत को। ये रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुराने समय का अंग्रेजों के ज़माने का एक आर्मी का हिल स्टेशन था। लोकेटेड स्थित था ऑन 6000 फीट रिज अपोजिट, 6000 फीट की ऊंची पहाड़ियों की अवस्थाओं में। 120 माइल स्ट्रेच ऑफ द स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील फैली हुई हिमालय की चोटियों के, यानी 120 मील फैली, ठीक उसके सामने 120 मील फैली हुई हिमालय की चोटियां थीं। उसके ठीक अपोजिट की स्थिति में स्थित एक ऊंचाई पर स्थित ये एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन स्लो थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ये रास्ते में पड़ने वाले हर एक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। देखो, स्वंग का मतलब होता है बाहर की कोई चीज़ फेंक देना। यहाँ अर्थ क्या होगा? आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं उठता और अपने कंपार्टमेंट अर्थात डब्बे के दरवाजे को बाहर की ओर खोलता एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता। ये एक रूटीन था जिस रूटीन में वो उस अपनी पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन से चलते चले जा रहे थे। ट्रेन स्लो थी, वो हर जगह स्टेशंस पर रुकती थी, और चूंकि हर एक स्टेशन पर रुकती थी इसलिए वो हर एक स्टॉप पर खड़े हो जाते, अपने डब्बे के दरवाजे को खोला करते एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म्स पर टहला करते थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। अब जिन प्लेटफॉर्म्स पर वो जा रहे थे वो प्लेटफॉर्म्स कैसे थे वो दिखाने का प्रयास है। कहते हैं द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। ये लोग कैसे थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, तमाम धर्मों के लोग थे। सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, और फिर विभिन्न प्रकार के व्यापारों के लोग थे। सोल्जर्स, सिपाही थे, मर्चेंट्स, व्यापारी थे, प्रीस्ट, पुजारी थे, पोर्टर्स,
कूली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स खोमचे वाले थे। हर प्रकार के लोग स्टेशन पर दिखाई पड़ रहे थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, लगभग हर एक इंसान नंगे पांव था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफेद गारमेंट्स पहने हुए था। आई वुड, अब देखो यहां पर ये कहना कि बेयरफुट नंगे पांव होना एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और ढीले ढाले सफेद कपड़ों का मतलब क्या है? सामान्य पर तुम या तो ढीले ढाले सफेद कपड़ों का मतलब धोती कुर्ता कह सकते हो या पैजामा कुर्ता। आमतौर पर धोती कुर्ते का सेंस ज्यादा अच्छा लगता है। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैं लगभग 3 लोगों से पूछता, बिफोर आई कुड फाइंड वन, इसके पहले कि मैं किसी एक को प्राप्त कर पाता, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल पाता था। और जब ऐसा मिल जाता, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम उस समय की विश्व के से संबंधित घटनाओं की बात करते, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर उस मुख्य विषय पर द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन की न्यूज में उभर कर सामने आती थी। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। देखो एक मुहावरा है, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब है राष्ट्र की नब्ज टटोलना। राष्ट्र की नब्ज टटोलने का मतलब क्या है? टू नो एग्जैक्टली what was the condition of India, what was the thinking of the Indian people, how were they thinking, and what was their attitude towards the various things, various incidents, and various news which were coming out from the world at that time. तो मैं भारत की नब्ज टटोल रहा था, अर्थात भारतीयों की नब्ज देखना चाह रहा था, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, उन ओपिनियंस को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी आंकड़ों एंड रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के अनुसार। देखो फ्रेंड्स, यहां जो ये पंक्ति, जो एक फ्रेज आया, टू गेट अ फील द पल्स ऑफ नेशन, इसका मतलब वास्तव में क्या होता है? टू नो एग्जैक्ट द एटीट्यूड, टू नो एग्जैक्टली द एटीट्यूड। यहां मूल मतलब क्या है? जो सरकारी आंकड़े थे, जो रिपोर्ट्स कहती थी, उनके कहने का मतलब है जो सरकारी आंकड़े और रिपोर्ट्स थे, उन रिपोर्ट्स की कंडीशन को भारत के लोगों से मिलकर, उनकी स्थितियों से मिलान कर रहा था उनका, और एग्जैक्टली भारत की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। I wanted to know exactly, and I was trying to know exactly what the report says and what was the common condition of the people of India at that time. Whether the reports were correct or not. So what the report said, what the reports were saying at that time, and what was the real condition of the Indian people at that time, दोनों के बीच एक तुलना करने का प्रयास कर रहा था, और ये देख रहा था कि क्या वास्तव में वो सही है। तो भारत के विभिन्न प्रकार के लोगों की अवस्थाओं से मिलकर, लोगों की इससे मिलकर, विभिन्न धर्मों के लोगों से मिलकर, विभिन्न व्यवसायों के लोगों से मिलकर, और भारत को देखकर, आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इंडियंस एट दैट टाइम। मैं भारत और भारतीयों के बारे में जो वास्तविक जानकारी हो सकती थी, उसको लेने का प्रयास कर रहा था उस समय। ये उनके कहने का मतलब है, ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य हमेशा ये समाज का दर्पण होता है। उसकी एक झलक आपको यहां मिलती है कि 1950 का भारत कैसा रहा होगा, गरीबी की क्या हालत है, आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर लोग नंगे पांव थे। तो लोगों का नंगे पांव होना ये बताता है कि गरीबी थी, किस प्रकार की बदहाली और गरीबी का आलम था, उसकी एक बानगी, एक स्पष्ट झलक भी हमें इन पंक्तियों के माध्यम से मिलती है। अब आइए आगे चलते हैं। अगले पैराग्राफ में जिस एरिया से वो होकर गुजर रहे हैं, उसका एक भौगोलिक चित्र भी खींचने का प्रयास किया है, और ये दिखाने का प्रयास किया है। किसी भी एक यात्रा वृत्तांत में ये बात बड़ी काउंट करती है कि अपने आसपास की हर छोटी छोटी बातों पर आप नजर रखें, और विलियम सी डगलस साहब इसमें जबरदस्त रूप से सफल हुए हैं। तो लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट, ये रास्ता ले थ्रू होकर गुजरता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के समृद्धतम कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये इट वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, मतलब क्या? ये भारत की अपर गंगा रिवर यानी गंगा के ऊपरी मैदानी भाग का परिदृश्य था, या गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर था, या समुद्र तट से
हजारों फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन क्या था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय एरिया को कहते हैं। धरती के वे क्षेत्र जो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य में स्थित हैं, और इनकी खूबी क्या होती है कि यहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी पड़ती है और खूब बारिश होती है। इसे ट्रॉपिकल कहते हैं, हिंदी में उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की अवस्था थी। 1000 फीट अबव सी लेवल, ये समुद्र तट से हजारों फीट की ऊंचाई पर थी, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय थी। द गंगा नदी वॉज ब्राउन सिल्ट, जो भूरी रेत वाली गंगा थी, ब्राउन सिल्ट, स्वलन विथ फ्लड वाटर। देखो स्वलन विथ फ्लड वाटर मतलब क्या हुआ, उफनाई हुई थी, फ्लड वाटर बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो, ऊपर से बह रही थी। इनंडेटिंग क्या होता है, कवर करती हुई थाउजेंड्स ऑफ द एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ खेतों को। मतलब क्या है, भूरी रेत वाली जो गंगा थी, वो गंगा बाढ़ से उफन रही थी, और उसका उफान चावल के हजारों एकड़ खेतों की फसल को पानी से भर रहा था, या चावल की हजारों एकड़ खेतों की फसल जो थी, उस फसल के ऊपर से ये बाढ़ का पानी बह रहा था। स्वलन विथ फ्लड वाटर टू ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों, जो आप कह सकते हैं हजारों एकड़ जो चावल के खेत थे, उनके ऊपर से ये पानी बह रहा था। टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में वह जंगल थे। ये कैसे थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ घास की बहुत ही बड़ी हुई अवस्थाएं थी। कहते ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, वाइड एंड ओपन लैंड्स, विस्तृत और खुले क्षेत्र। तो ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ घास के विस्तृत और बड़े हुए मैदानी क्षेत्र थे। ऐसी घास थी जो हायर देन मैन सेड, एक आदमी के सर से भी ऊंचाई तक वाली घास थी। एंड अनब्रोकन, और ये सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा था। मतलब वही कहते हैं, इंसान के सर से भी ऊपर की घास का लगातार अति विशाल विस्तार का क्षेत्र था, और ये लगातार चलता चला जा रहा था। अनब्रोकन, एक्सेप्ट, ये बिना रुके ही चलने वाला था। कहीं कहीं एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं वृक्षों के झुंड आ जाते थे, तो उन वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होता था। ये वृक्षों के झुंड क्या होते थे, इनमें होम्स ऑफ टाइगर्स के होम थे, एलिफेंट्स, हाथियों के होम थे, एंड पाइथन्स, आप कह सकते हैं अजगरों के होम थे, घर थे। पाइथन्स एंड कोबरा आप जानते हैं, काले नागों को कहते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा पूरा अर्थ हो गया कि आदमी के सिर से भी ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार था, जो कहीं कहीं वृक्षों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के झुंडों की अवस्था से टूटता नहीं था। और ये क्या था जो आपको दिखाई पड़ते थे, कहीं कहीं वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन ये चीजें क्या थी, ये वृक्षों के झुंडों में शेरों, हाथियों, अजगरों और काले नागों का घर था। ये कहने का अर्थ है। फिर है एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, इसके अतिरिक्त जो हर जगह थी वहां फ्लैट लैंड, सपाट भूमि के हिस्से थे या सपाट मैदान था। फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, जो अक्ष की ओर भागती हुई दिखाई पड़ती थी। इस तरह की भूमि के टुकड़े दिखाई पड़ रहे थे। कहने का अर्थ यह है एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, इसके अतिरिक्त चारों तरफ सरपट मैदान थे, जो बताया आपको हॉरिजन तक, क्षितिज अर्थात वही आकाश तक या क्षितिज तक फैले हुए थे। लेकिन द हॉरिजन क्षितिज तक फैले हुए थे, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, लेकिन यहाँ वहाँ वो डॉटेड बिंदुवत रूप में दिखाई पड़ते थे। हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनियन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्षों के द्वारा, और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के वृक्ष थे। यानी कहीं कहीं इधर उधर पवित्र बरगद या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियां थीं, जो कि कैसी दिखाई पड़ती थीं, शेप्ड लाइक एम्स के वृक्षों के आकार की थीं, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनमें थिक, मोटी, ट्विस्टेड, ऐठी हुई क्या ट्रंक्स, ब्रांचेस थी उसकी, यानी उसके जो तने थे वो मोटे तथा मुड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मोटे और मुड़ी हुई तने दिखाई पड़ रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा
अंदर की ओर चलती हुई चली आ रही थी या हवा बह रही थी। देखो तो हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट। मंकीज बंदर थे। अब ये कैसे थे? सम ऑफ देम मदर्स, मंकी बंदर थे जिनमें से कुछ बंदरियां थीं जो वास्तव में माएँ थीं, जो क्या था, मदर्स विद बेबीज, बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुए थी टू देम, अपने आप से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, अपने बच्चों को अपने नीचे चिपकाए हुए कि वो नीचे की ओर चल रही थी। कहाँ? सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से नीचे की ओर उतर आई थी या नीचे की ओर पेड़ों से उतर करके आई थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज ऑफ स्टेशन, स्टेशन के उपास, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। अर्थात ये बंदरों में से माएँ जो अपने बच्चों को अपने पेटों से चिपकाई हुई उतरकर पेड़ों से नीचे स्टेशंस पर आ गई थी, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। फिर कहते हैं द विलेजेस वी पास्ट, वो विलेजेस या गांव जिनसे हम गुजर रहे थे या गुजरे, हैड वॉल्स, उनमें दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग। कहते हैं उनमें जो दीवारें बनी हुई थी वो पानी और गोबर से मिली हुई, या पानी और गोबर, देखिए मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, काउ डंग कहते हैं गोबर को, वाटर एंड, पानी और गोबर से मिली या सनी हुई दीवारें बनी हुई थी। वास्तव में पानी और गोबर से सनी हुई दीवारें नहीं होती हैं मित्रों, उनमें तमाम चीजें मिली होती हैं। यहाँ अर्थ होगा कि उनकी जो दीवारें थी वो पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी। अगर ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा सेंस निकलेगा। फिर क्या है? कहते हैं कि दे पीक्ड रूफ्स, उनकी जो ऊंची नुकीली छतें थीं वह थैस्ट, वो छप्पर थीं, यानी ढालू छतों पर बांस के छप्पर बनाए गए थे। छप्पर कैसे थे होते हैं? थैस्ट क्या है? बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गुच्छे, टाइड टू द बंबू पोल्स, बांस के पोलों से बांधे जाते हैं, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, और उन्हें राफ्टर यानी बीच की बल्ली के दोनों तरफ फैला दिए गए थे। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने लाइन टू लाइन में जो देखा, जरा उसको मैं एक्सप्लेन करूं आपको और बेहतर ढंग से। देखो, लेखक ये कह रहा है कि वो जिन जगहों से गुजर रहा था वो भारत का समृद्धतम एरिया था, रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर की या ऊंचाई थी, और ट्रॉपिकल एरिया था। आपको बता चुका हूं, वो एरिया जहां पर लंबे समय तक बारिश होती है, वैसी ही गर्मी भी होती है। ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे मटमैले रंग की थी, बाढ़ के जल से उफनाई हुई थी। आप इलाहाबाद में रहते हैं, आप इलाहाबाद में गंगा को देख सकते हैं, यमुना गंगा दोनों उपलब्ध है। आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब वो उफनती है, आपने देखा है लेटे हुए हनुमान जी तक को कवर करते हुए गंगा जी आती हैं। तो गंगा का उस समय अगर आप जल देखें तो बाढ़ के जल के रूप में जो पानी आता है वो पानी हमेशा ही मटमैला होता है, वही उनके कहने का मतलब है। और इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के खेत, अर्थात चावल की रोपनी होती है इस सीजन में, तो प्लांटेशन ऑफ राइस का निश्चित तौर पर ये जून के लास्ट तो जुलाई का निश्चित रूप में समय है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उस समय उमस होती है, बारिश होती है, और इस मौसम में लोग प्लांटेशन ऑफ राइस का कार्य पूरा कर चुके होते हैं या करते हैं, और ठीक उसके बाद बाढ़ आई है। जुलाई अगस्त के महीने में भयानक बारिश होती है और उसमें बाढ़ आती है। तो गंगा उफनाई हुई है और चावल के हजारों एकड़ खेतों के, धान के हजारों एकड़ खेतों के जो पौधे हैं, उन पौधों के ऊपर से गंगा का बाढ़ का पानी बह रहा है। उसी को कहा गया है इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। उत्तर दिशा में ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घास के व्यापक और बड़े बड़े विशाल भूभाग पर घास के पेड़ हैं, और ये घास के पेड़ कैसे हैं? इंसानों के सर की ऊंचाई तक हैं, लगातार चलते रहते हैं। सिर्फ तब टूटता है इनका क्रम जब कुछ पेड़ आ जाते हैं, पेड़ों के झुंड आते हैं, और इन पेड़ों के झुंडों में क्या दिखाई पड़ते हैं? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स और कोबरास के घर दिखाई पड़ते हैं। इसकी बात आपसे कर चुका हूं। चारों तरफ फ्लैट लैंड है,
और फ्लैट लैंड हॉरिजन तक आप कह सकते हैं छूती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है क्षितिज को छू रही है, बिल्कुल क्षितिज की अवस्थाओं तक फैली हुई दिखाई पड़ती है। क्षितिज और वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो है ना, वो आसमान झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। तो द सेम फीलिंग इज हियर। फिर क्या कहते हैं, और उसके बीच में कहीं कहीं सेकंड बैनियन ट्री सॉरी सेकंड बैनियन ट्री, रो ऑफ पाकर ट्रीज, तो बरगद और पाकर के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं। ये पेड़ कैसे हैं, ये संभवतः वो लोग जो भारत में नहीं है, जिन्होंने कभी बरगद, पाकर और पीपल के वृक्ष नहीं देखे, उनके लिए वो एक सिंगल दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं, कहते हुए शेप्ड लाइक यंग एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। मोटी ऐठी हुई उसमें ट्रंक्स, जो उसकी तनाएं हैं वो मोटी हैं, ऐठी हुई सी हैं, जैसे एम्स का वृक्ष होता है। तो अपने यहाँ के एम्स के वृक्ष से तुलना करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कहते हैं हॉट ह्यूमिड एयर, आप जानते हैं गर्म आर्द्र हवा बह रही है, बहती हुई अंदर की ओर आ रही है। उसके बाद वो बंदरों की बात करते हैं। उन्होंने स्टेशन पे कुछ बंदर देखे, उनमें कुछ माएँ थी जो अपने बच्चों को अपनी छातियों से चिपकाए हुए पेड़ों से नीचे उतर आई थी भोजन की तलाश में स्टेशन पर। कहते थे विलेज वी हैड पास्ट, जिन गांवों से हम गुजरे वहां मैंने जो दीवारें देखी, वो कहते हैं कि मिक्स्ड, उसमें दीवारें थी, वॉल्स ऑफ मेड ऑफ मड, वो कीचड़ से बनी हुई दीवारें थी जो गोबर और पानी से बनी हुई है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, वो कीचड़ नहीं होता मित्रों, कई प्रकार की मिट्टी, उसमें बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी आदि मिलाई जाती है, गोंद होता है, लेई आदि बनाई जाती है। उसके बाद से उसका पूरा एक मिक्सचर बनाया जाता है, और मिक्सचर बना के उस दीवारों को पानी के सहारे खड़ा किया जाता है। जब वो दीवारें बन जाती हैं तो पानी और गाय के गोबर से को मिलाकर मिट्टी को लीपा जाता है, और इस प्रकार से वो दीवारें तैयार होती हैं। इसलिए उनको गाय के गोबर की वो दीवारें दिख रही हैं। उन दीवारों पर वास्तव में गाय के गोबर का लेप किया जाता है, उसे भीत कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई। फिर कहते हैं जो उनकी ऊंची नुकीली छतें हैं वो थैच्ड, उन पर छप्पर बने हुए। आपने पढ़ा ना, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, बीच की बल्ली पर ऐसे छप्पर, उसमें एक शब्द आया ना कि बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घास के पोल्स, घास के बंडल्स को नहीं बांध दिया जाता है उससे। मित्रों आपने देखा होगा, उसे बांस की फट्टियों को फाड़कर ऐसे बिछाया जाता है, पहले सीधा, उसके ऊपर सरपत के पौधे डाले जाते हैं, उसके बाद एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल उस पर फट्टियां बिछा दी जाती हैं, उन्हें बांधकर छप्पर तैयार किया जाता है। और उसके बाद उसे कई लोग मिल करके लाठियों और आप कह सकते हैं कि खंभों के सहारे उसे उठा करके, और जो बीच की बल्ली होती है उस बल्ली पर आर पार कर देते हैं। स्ट्रेचर अक्रॉस द रैफ्टर्स का मतलब यही है। इस प्रकार वो छप्पर पूरा तैयार हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स कद्दू की बेलें, दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, इन ब्लूम, फूलों से लदी हुई थी, वह इन ब्लूम, फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मतलब क्या हुआ, हैंगिंग लाइन्स, लटकती हुई लाइन्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स हैंगिंग लाइन्स, लटकती हुई पंक्तियां, धारियां। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, उस दिन, कहने का मतलब उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई जो कद्दू की बेलें थी वो फूलों से लदी हुई थी, तथा उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थीं। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उस दिन जो कुमड़े की बेलें थी, कद्दू की जो बेलें थी, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, वन इन ब्लूम, खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, जो उन मटमैली दीवारों पर, ड्रैब वॉल्स, मटमैली दीवारों पर, भद्दी दीवारों पर लंबी पीली धारियां, येलो स्ट्रीक्स। तो येलो स्ट्रीक्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, तो वही कहने का मतलब है उन भद्दी दीवारों के ऊपर मानो लंबी पीली धारियां बना रही थी। या फ्रेंड्स, दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, गांव में लोग जो छप्पर बनाते हैं, उन छप्परों की खूबी ये होती है कि छप्परों के पीछे के हिस्सों में जमीन को खोदकर मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा गाय आदि का गोबर आदि मिलाकर उसको खाद के रूप में बनाते हैं, और फिर उसमें लौकी के, कद्दू आदि के बीज बो देते हैं। ये पौधे फैलते हैं
तो इन्हें लकड़ियों आदि के सहारे, टहनियों आदि के सहारे अपने छतों पर चढ़ा देते हैं और छतों पर चढ़ करके उनके छप्परों पर एक कद्दू आदि के पेड़ फैल जाते हैं। तो जिस मौसम में ये पक्का है कि वो निश्चित तौर पर जुलाई अगस्त का महीना है जिसमें वो हैं, या जून से लास्ट से लेकर जुलाई के बीच का महीना है, या जुलाई के आखिरी से अगस्त के बीच के दिन का है, ये पक्का है जुलाई अगस्त इसी समय का समय, क्योंकि इन समय में फ्रेंड्स कद्दू आदि के पेड़ों में फूल आते हैं। और कहते हैं द पंपकिन वाइन्स वर इन ब्लूम, लिखा है ना, दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, फूल खिले हुए थे, फूलों से भरी हुई थी। तो वो जो कद्दू के जो पेड़ उनके छतों के ऊपर बने हुए हैं, जो आ गए हैं छतों पर हैं उनमें फूल खिले हुए हैं और पीले फूल ऐसे लगते हैं जैसे उन मटमैली दीवारों पर पीले पीले फूलों की वो जो पंक्तियां हैं वो धारियों के रूप में प्रकट हो रही हैं। तो दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो, दे आर प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट ब्यूटी, दे आर कमिंग आउट ब्यूटिफुली in their yellowish form. Those yellow flowers are looking superb. वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, शानदार दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन भद्दी दीवारों के ऊपर, मटमैली दीवारों के ऊपर उन पीले पीले फूलों की धारियां सी बनी हुई हैं, उस बात का उन्होंने यहां पर वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, यहां तक उन्होंने इंट्रोडक्शन के सारे पैराग्राफ्स लिए हैं, मैंने आपके बीच ले लिए। अब इसके बाद जो पैराग्राफ यहां से शुरू होंगे वहां से एक कहानी शुरू होगी और इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर। थैंक यू फ्रेंड्स।